नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीडिया हाउस की, पत्रकारिता की, पत्रकारों के महत्व की और बदलते हुए परिवेश में क्या स्थिति है मीडिया हाउस की और पत्रकारों। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े लंबे समय से पत्रकारिता में, मीडिया हाउस में और पत्रकार समाज में बदलाव हम देखते आ रहे हैं। मैं शुरू करूंगा मनमोहन सिंह के युग से। मैं शुरू करूंगा राजदीप सरदेसाई के द्वारा बताए गए एक वाक्य से। राजदीप सरदेसाई जी CNN, IBN के एडिटर रहे हैं और बहुत सीनियर, जुझारू और कामयाब पत्रकारों में इनकी गिनती। हमेशा से इन्होंने बड़ी हैसियत रखने वाले बड़े नेताओं का इंटरव्यू किया है और जनता के सामने सच्चाई रखने में कभी घबराए नहीं। आज मैं आपको राजदीप सरदेसाई का एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें राजदीप सरदेसाई श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ बात करेंगे, बताएंगे किस प्रकार से इस फंक्शन में, इस बुक रिव्यू फंक्शन में जो मीडिया हाउस ने ऑर्गेनाइज किया था, श्री मनमोहन सिंह आगे की पहली कतार में बैठे थे और उन्होंने अपनी आलोचनाएं बर्दाश्त की और फंक्शन के बाद, पत्रकार परिषद के बाद आगे बढ़कर पत्रकारों का धन्यवाद किया, उनकी इस भावना को सराहा और कहा इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें और आलोचना करते रहें। आइए सुनते हैं ये खास वक्तव्य। NDTV में मैं था, एक 10 बजे का शो था। उस शो में मैंने राजेश पायलट और विजय कुमार मल्होत्रा को बुलाया था। लास्ट मिनट पर 1 घंटा 1.5 घंटे पहले विजय कुमार मल्होत्रा के ऑफिस से फ़ोन आता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अर्नब गोस्वामी मुझे कहते हैं चलो यार प्रोग्राम कैंसिल कर देते, अब बीजेपी का गेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो अभी भी इस समय शायद आ जाए। तो मैंने मोदी जी को फ़ोन किया और गुजराती में कहा, मोदी जी तुम्हारी ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी 1999-2000 में 1 घंटे या 1.5 घंटे के नोटिस पे स्टूडियो पहुंच रहे हैं। अशोक रोड से आ रहे हैं ग्रेटर कैलाश में टैक्सी में। आज वही नरेंद्र मोदी जी आपको 1.5 घंटे छोड़िए, 1.5 साल छोड़िए, 10 साल में इंटरव्यू नहीं देंगे। 12 साल में आपको इंटरव्यू नहीं दिया। मोदी जी कुर्सी पर बैठ के छाता उनके ऊपर कोई विजय चौक पे बैठे हुए। विजय हमारा कैमरा असिस्टेंट उनके लिए छाता लेकर बैठ रहा है ताकि वो भी चल जाए। कि उस जमाने में मोदी जी को मीडिया की अहमियत जानते थे तब से, और टीवी का उन्होंने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। तो राजदीप ये भी कर सकते हैं कि राजदीप सरदेसाई का भी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। देखिए, उस जमाने में एक प्रोग्राम करता था NDTV पर, बिग फाइट। आखिरी डिबेट जो मोदी जी ने किया है वो उसी प्रोग्राम पर है। मैंने मोदी जी को कैंसिल किया। आप प्लीज सोचिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रोग्राम से कैंसिल किया और मोदी जी ने मुझे कहा मैं जानता हूं आपने क्यों कैंसिल किया। रात में 11 बजे आप फोन करते हैं और आप अनआंसर्ड रहते हैं। हाँ, आप रीच नहीं कर पाते। मैं फोन नहीं, वो फोन कोई उठाता नहीं है या उठाता है और कहता है मोदी जी सो गए हैं। दैट वाज द एंड। 2014 वाली किताब के आखिरी पन्ने में वही जिक्र है उसका, वही खत्म होती है कहानी। बिल्कुल। तो वो किताब आपकी वहीं खत्म हुई और कहानी आपकी मोदी से संवाद की वहीं खत्म। बिल्कुल। 27 को के रात को मैं जब प्रोग्राम कर रहा था, एक पुलिस अफसर ने मुझे फोन किया, आप अहमदाबाद आ जाइए, यहाँ तूफान हो सकता है। तो राजदीप, आपका रिश्ता नरेंद्र मोदी से क्या उस दंगे की रिपोर्टिंग के बाद या सिर्फ उसी वजह से खराब हुआ? उस दंगों के दौरान एक दिन में उन्होंने मुझे 2 इंटरव्यू दिए और उसी रात को हमें हमारी गाड़ी को रोककर, हमारे शीशे तोड़कर, उनके घर से कुछ ही दूर पर हमें टारगेट किया गया, लगा क्योंकि चेक कर रहे थे आप हिंदू है या मुस्लिम। राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू कर रहे हैं एक चलती बस में, ड्राइवर के बगल में नरेंद्र मोदी बैठे हैं और जो दरवाजा होता है, पायदान जो भी कहें, वहां पर राजदीप अटके से आड़े तिरछे करके वाइट ले रहे हैं। तो मुझे बड़ी दया आई। मोदी शायद हैसियत दिखाना चाहते थे, इसलिए जानबूझ के ऐसा किया। बिल्कुल। तो करण थापर को नरेंद्र मोदी जी के साथ एक इंटरव्यू करने का मौका मिला। मैंने करण को इतना ही कहा था कि बाद में सब सवाल पूछना, गोधरा वाले सवाल बाद में पूछना। अब करण थापर है, वो शुरू हो गए गोधरा से। करण ने मुझे फोन किया, कहा मोदी जी हैज लेफ्ट द इंटरव्यू। आई सेड ओह गॉड। क्या नरेंद्र मोदी कंट्रोल्ड मीडिया चाहते थे और उसी तरह से वो बिहेव कर रहे हैं? मोदी जी ने तय किया कि मैं ऐसे एक सिचुएशन में कभी नहीं आऊंगा जहां इंटरव्यूअर मुझे कंट्रोल कर पाए।
क्या ऐसा लगता है कि मोदी ने राजदीप सरदेसाई को जगह जगह, मैं कहूं अगर थोड़ा हार्श शब्द तो हैसियत दिखाने या एक तरह से कहें अपने ऑडियंस के सामने एक्सपोज करने, नजरअंदाज करने, ये उन्होंने कैलकुलेटेड ढंग से किया? हो सकता है। अमित शाह और मोदी का क्या रिश्ता है? अमित शाह वो व्यक्ति है, मैं दोस्त नहीं कहूंगा, लेकिन मोदी जी का साथ उस समय दिया जब कोई और उनका साथ नहीं देना चाहता था। नरेंद्र मोदी इज अ पीएचडी इन कम्युनिकेशन, अमित शाह इज इन इलेक्शन मैनेजमेंट। अमित शाह उनके लिए हिटमैन की तरह हैं, जो सरकार की आंख कान नाक में हिटमैन। देखिए शब्दों का इस्तेमाल करते ना, ये जो वर्ड हिटमैन आप ही के वर्ड मैंने लिए। देखिए अमित शाह जी सरखेज से लड़ रहे थे, मैं लाइव कर रहा था, पीछे से किसी ने मुझे पुश किया या लात मार दी। रैली खत्म हुई, मैं अमित शाह के पास गया, सर ये हो रहा है, तो उन्होंने मुझे देखा, आप अपना ख्याल रखिए राजदीप जी। इसमें एक तरह से चेतावनी भी है। अजीत अंजुम की एक इमेज है कि आप चलिए क्या कहेंगे, मोदी विरोधी क्या कहिए। बल्कि राजदीप, हमारी आपकी में से किसी की गिरफ्तारी हो जाए तो बहुत सारे लोग कहने लगेंगे कि सही हुआ, ये इसी लायक थे। अनुप्रिया पटेल ने आपको कॉल किया, मिलने के लिए आई, और उसके बाद आपने, अनुप्रिया पटेल चाहती थी कि अमित शाह से आप अपॉइंटमेंट कराएं, आपने अपॉइंटमेंट कराया और उसके बाद टाई अप हो गया। मैं कहानी असली बताऊं ताकि लोग ये ना समझे कि मैं कोई मिडल मैन हूं। तो हिरेन जोशी से आपका, जो आपने एक चैप्टर लिखा है कि आप मोदी मीडिया हैं, तो हिरेन जोशी से आपका डायरेक्ट संवाद, इंटरेक्शन है कि नहीं? मेरा संवाद उनसे व्हाट्सएप पर है। आपको मैनेज करने की कोशिश की है कि नहीं, ये बताओ। राजदीप सरदेसाई मतलब CNN IBN, तो आपने छोड़ा, वो भी उसी का हिस्सा था? रिजीम चेंज हुआ और आपके पास कोई विकल्प नहीं था, छोड़ना पड़ा? मोदी जी चुनाव जीतते हैं, उसी के कुछ दिन बाद मुझे लगता है नेटवर्क 18 को अंबानी टेक ओवर करते हैं, उसके 1 महीने बाद मैं चैनल छोड़ लेता हूँ। ये क्रोनोलॉजी है। नरेंद्र मोदी राज के विक्टिम राजदीप सरदेसाई हैं क्या? तो मेरे खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगे, उसका भी आपने जिक्र किया, कैसे डर से छिपने की नौबत आ गई थी आपको। नमस्कार दोस्तों, एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी के सियासी करियर को करीब करीब 3 दशकों तक बारीकी से देखा है, क्लोज ऑब्जर्वर रहे हैं। लगातार वो नरेंद्र मोदी, जो दिल्ली में पार्टी महासचिव रहते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं के घोड़े पर सवार होकर गुजरात की गद्दी पर नजर रखते हुए गुजरात जाना चाहते थे, उस नरेंद्र मोदी को भी देख रहे थे। उनके साथ उनकी बैठकें भी हुआ करती थी, चाय नाश्ता और खाने पीने का सिलसिला भी एक पत्रकार दोस्त के नाते। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब भी उनका नरेंद्र मोदी से संवाद, बातचीत और इंटरव्यू का सिलसिला था। उसके बाद वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र मोदी के बैड बुक में आ गए। और बीते 12 सालों से नरेंद्र मोदी से उन्होंने दोबारा कोई इंटरव्यू नहीं किया, जिस इंटरव्यू का सिलसिला 2012 में आखिरी बार था। नरेंद्र मोदी करीब करीब 10.5 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल, उनके तौर तरीके, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनके राज में किस ढंग से विपक्ष के प्रति नज़रिया, रवैया सरकारी एजेंसियों का रहा, इन सब पर भी एक पत्रकार के तौर पर उनकी नज़र रही। और उनका नाम है राजदीप सरदेसाई। हमारे साथ राजदीप सरदेसाई यहाँ मौजूद हैं। गुजरात ही राजदीप का रूट है, और गुजरात से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं जो देश की सत्ता पर काबिज हैं। राजदीप सरदेसाई टेलीविज़न पत्रकारिता के टॉलेस्ट जर्नलिस्ट रहे हैं, लंबाई भी 6 फीट से ज़्यादा है। और टॉलेस्ट, जैसे अमिताभ बच्चन को कहा जाता था सदी का महानायक, एक दौर था जब टेलीविज़न पत्रकारिता में राजदीप सबसे टॉलेस्ट जर्नलिस्ट के तौर पर थे, अभी भी हैं। और राजदीप ने बीते 10 सालों में, 10.5 सालों में 3 किताबें लिखी हैं। और आज मैंने राजदीप सरदेसाई को एक लेखक के तौर पर बुलाया है। मोदी और मोदी की सत्ता को करीब से देखने वाले एक पत्रकार के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर राजदीप सरदेसाई ने 3 किताबें लिखी है। इन किताबों में बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियां मोदी और शाह की केमिस्ट्री की, कहानियां मोदी किस तरह से सत्ता में पर काबिज हुए और किस तरह से सरकार चलाते हैं, मोदी की एजेंसियां किस तरह से विपक्ष के पीछे पड़ती है, मोदी का उत्थान और मोदी के साथ साथ अमित शाह का
गुजरात से दिल्ली आना, उन सबको बारीकी से देखते हुए राजदीप सरदेसाई ने जो 3 किताबें लिखी, जिसमें 3 चुनाव का जिक्र है। जैसे अभी ताज़ा किताब है राजदीप सरदेसाई की 2024, द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया, करीब करीब 550 पन्ने की किताब है, 500 पन्ने की, जिसे हार्पर कॉलिन्स ने छापा है। वैसे ही राजदीप की एक इसके पहले की किताब है 2019 की, जब 2019 का चुनाव था, इस पर भी इन्होंने विस्तार से 2019 के सारे फैक्टर पर किताब लिखी। उसके बाद 2014, जिस समय पहली बार जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए, उस दौर को भी राजदीप ने अपने हिसाब से इस किताब में लिखा, द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया। और आखिरी जो किताब है अभी की ताज़ा, द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया। तो मैंने राजदीप सरदेसाई से रिक्वेस्ट किया, चूँकि आपने लगभग 1200-1300 पन्ने आपने लिख दिए 10 साल के रिजीम पर, तो लगा एक बार ज़रा राजदीप से बात की जाए इन किताबों के बारे में, उन कहानियों के बारे में, उन किस्सों के बारे में जो आपकी इन किताबों में समाहित है। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये तीनों किताब अंग्रेजी वाली भी है और 2 ही के हिंदी संस्करण आए, दोनों हिंदी भी है। तो आप समझ लीजिए आप मोदी के क्लोज वाचर हैं और मैं राजदीप सरदेसाई का क्लोज वाचर हूँ। बहरहाल, तो कहाँ से शुरू करें? तो मेरी जिज्ञासा तो ये जानने में है, जो ये किताबें मैंने पढ़ी, जैसे ख़ास तौर से 2014 वाली किताब, उस किताब से लगा कि नरेंद्र मोदी से आपके बड़े अच्छे रिश्ते थे, और ऐसे रिश्ते थे कि आप कढ़ी चावल भी खाया करते थे जब पार्टी ऑफिस में 11 अशोका रोड में रहते थे। ऐसे रिश्ते थे कि आपके एक कॉल पर उपलब्ध रहते थे। ऐसे रिश्ते थे कि कभी क्राइसिस में आपको लगता था कोई गेस्ट चाहिए और आप कॉल करते थे, नरेंद्र मोदी आ जाइए, आपकी ज़रूरत है, वो आ जाते थे। तो ज़रा उस दौर की पहले कुछ कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो आपने किताब में लिखी है, लेकिन मेरे दर्शक को भी पता चले। शुक्रिया अजीत भाई। पहली बात तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इसलिए भी कि आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2024 की किताब पहली बार, मुझे लगता है किसी पत्रकार ने उस समय कुछ हफ्तों पहले पूरी तरह से पढ़ी। आपने जो वीडियो बनाया उस पर वो वायरल हो गया, उस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में कोई पत्रकार इस तरह से किताब पढ़े, वीडियो बनाए, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग कतराते हैं आजकल, खास करके मेन स्ट्रीम जो अखबार हैं वो तो बुक रिव्यू से भी कुछ कतराते हैं। ऐसे भी कुछ अखबार है, कुछ अखबारों ने तो किताबों को छोड़ ही दिया है, किताबों पर जिक्र। एक एडिटर ने कहा मुझे, एक बड़े अखबार के, कि यार हम आपकी किताब के बारे में ज़रूर लिखना चाहते हैं, लेकिन हमने डिसीजन लिया कि किताबों पर हम अब नहीं लिखेंगे अखबार में। आप सोचिए, अखबार किताबों पर नहीं लिखेगा तो किस पर लिखेगा, ये अलग विषय है। और मैं आपकी टीम देखकर बड़ा खुश हुआ कि एक पत्रकार ने इस तरह से अपनी एक पहचान, एक नई पहचान बना ली दी है, तो मैं वाकई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। नहीं, शुक्रिया। लेकिन एक बात आपने इंटरेस्टिंग कही, अच्छा है, आपने एक टॉकिंग पॉइंट दिया कि क्या रिव्यू छापने से मना किया अखबारों ने? नहीं, एक अखबार है, बड़ा अखबार है, जो कहता है हम अब बुक्स पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई ये है कोई फॉरेन ऑथर आ जाए, कोई फॉरेन से आ जाए, उसके नाम पर वो कुछ सेलिब्रिटी, फॉरेन सेलिब्रिटी आ जाए, उस पर शायद प्रोफाइल लिख दे, लेकिन अगर कोई भारतीय ऑथर खास करके राजनीति पर, पॉलिटिक्स पर लिखे तो वो कतराते हैं। अब ये मुझे ताज्जुब है कि नहीं, पॉलिटिक्स पर लिखे इसलिए कतराते हैं, इसलिए मोदी पर बहुत लिखा हुआ इसलिए कतराते हैं। दोनों हो सकता है। पॉलिटिक्स, आप राहुल गांधी पर कुछ भी लिख दीजिए, छाप देंगे। हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनको लगा कि इस किताब में अगर देखिए पूरी किताब 500 पन्ने की है, और प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप कोई एक्सट्रैक्ट ले ले तो आपको लगेगा ये किताब इस तरफ है, उस तरफ। मैंने तीनों किताबों को अगर आपने पढ़ा है, आप देखेंगे मैंने जितना भी हो सके ऑब्जेक्टिवली लिखने की कोशिश की। मैं पत्रकार हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं ना किसी मोदी जी के का भक्त हूँ, ना राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ, मैं बस पत्रकार के तौर पे लिखता हूँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने तीनों बुक्स के कवर दिखाए। पहले बुक पे राहुल गांधी और मोदी जी हैं 2014 पे, 2019 होते होते, हाँ 2014 में मोदी जी और राहुल है, 2019 में मोदी जी और शाह है, 2024 में विशेष ये है कि एक महिला है, वोटर है। ये एक फर्क आया है। 2014 में एक तरह से मोदी जी पहली बार अपनी पहचान बनाते हैं, राहुल जी बहुत कमजोर नजर आते हैं और मोदी जी पर फोकस होता है। 2019 आते आते राहुल जी हटते हैं कवर से, उनकी जगह पे अमित शाह आते हैं, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी नंबर 1 जिसे मैं कहता हूं वो उभर कर आती है उस चुनाव में। 2024 में जिस तरह से चुनाव हुआ और पिछले एक साल से जिस तरह से राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, मुझे लगता है वोटर एक तरह से अपनी अहम किरदार लोगों के सामने रख रहा है। इसलिए मैंने कहा वोटर, और वो भी ऐसा वोटर जो तिरंगा अपने चेहरे पर लगा कर कहता है वोट फॉर इंडिया।
जो अपने आप में मुझे लगता है एक बड़ी बात है कि हमारे नेता जो है वो समझते हैं, वो केवल एक तरह से जानते हैं कि देशभक्ति क्या है, देश क्या है, वोटर जानता है। और खास करके 2024 के चुनाव में मैंने ये देखा, आम चुनाव में, कि वोटर ने एक तरह से अपनी बात रखी अलग अलग राज्यों में, जो शायद 2014 और 19 में जो वेव इलेक्शन था, जो भावनाओं पर लोग चले गए, वो एक तरह से वो एक बड़ा फर्क आया। इसीलिए इसमें एक चैप्टर है डेमोक्रेसी जिंदा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, डेमोक्रेसी जिंदा है, स्टोरीज ऑफ होप, उम्मीद की किरण अभी भी है। इस देश में जिस तरह से चुनाव होते हैं, आज मैं किसी को कह रहा था कि विरोधी नेता होना इस देश में बहुत मुश्किल है, क्योंकि विरोधी एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप जब रेस शुरू करते हैं तो अगर 100 मीटर की रेस है और शुरुआत में एक पक्ष 50 मीटर की एडवांटेज है उनको, और आप शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? मेरे पास एजेंसी है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास धन है, और दूसरे के पास वो साधन नहीं है। इस चुनाव में और पिछले 1 साल में मैंने देखा जनता जो है वो एक तरह से तय करती है। खास करके आम चुनाव में हमने देखा जनता ने तय किया कि क्या उनको करना है, क्योंकि अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो शायद चुनाव कुछ और भी हो सकते थे। पर आपने मोदी जी का जिक्र नहीं, मैं अब उससे चल के आप जी। किताब पर आ गए। जी, तो जैसे इस किताब में बहुत दिलचस्प चैप्टर्स हैं, और आप लोग को अगर राजनीति में दिलचस्पी, और खास तौर से इस 10 साल की राजनीति में दिलचस्पी है, जो पिछले 55, 60 साल, 65 साल की राजनीति और ये 10 साल की राजनीति एक टर्निंग पॉइंट भी है, तो इसमें दिलचस्पी है। तो मैंने जो सही कहा राजदीप ने, एक रिपोर्टर की तरह लिखा हुआ, एक आई विटनेस चश्मदीद की तरह लिखा हुआ रिपोर्टाज शैली में तीनों किताबें हैं। अब जैसे इसमें इंटरेस्टिंग है, अब की बार 400 पार, ये हिंदुत्व की सरकार है, ताली बजाओ थाली बजाओ। इंटरेस्टिंग यह है कि राजदीप हैं अंग्रेजी के पत्रकार, CNN, IBN से लेकर NDTV सब कुछ, लेकिन हिंदी में सारी जो चैप्टर्स है उसका पहला जो हेडिंग है हिंदी में, जय जवान जय किसान, खेला हो बे, हमारे साथ ईडी है, ये अडानी की सरकार है, कौन बनेगा चैलेंजर, हवा बदल रही है, डेमोक्रेसी। तो हिंदी और गोदी मीडिया लास्ट चैप्टर, यू आर गोदी मीडिया। हाँ, देखिए अजीत भाई, फर्क जो हुआ है कि ये इंग्लिश का जमाना है, इसमें अब भाषा की कोई सीमा नहीं है। राजनीति में खासकर आप देखेंगे कि हिंदी हो या अंग्रेजी हो, ये अब वो दरारें जो थी वो नहीं रही है। और मैं चाहता था इससे एक ये भी पता चले, एक वाइडर ऑडियंस, एक ज़्यादा लोगों को एक तरह से अट्रैक्ट करे कि देखिए ये जो, अगर आप कल कहें अंग्रेजी में कोई शब्द करें तो कई लोग कहते हैं यार ये तो बड़ी अंग्रेजी की किताब होगी। मैंने कोशिश की है कि सरलता से लिखे, और अगर आप सरल भाषा में लिखें तो कहीं ना कहीं हिंदी के शब्द भी आएंगे ही आएंगे। आजकल के जितने नेता हैं ज़्यादा हिंदी में बातचीत करते हैं, और मेरे आज मेरे 30 साल हो गए अब दिल्ली में, मैंने कुछ और नहीं सीखा है, लेकिन थोड़ी बहुत मेरी हिंदी ठीक हो गई। अच्छी हिंदी हो गई। नहीं, हिंदी अच्छी नहीं हुई, लेकिन ठीक ठाक हो गई है कि प्रोग्राम कम से कम नेता नगरी हो, लल्लन टॉप पे, या आपके साथ आज इंटरव्यू कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक तरह से भाषा, या इस देश की सबसे बड़ी ताकत अजीत विविधता है, हमने उस विविधता को कहीं ना कहीं कैद करने की कोशिश की है। 1 रिलीजन, 1 पार्टी, 1 लीडर, एक भाषा, उससे आगे निकलना पड़ेगा। मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में इस पर बड़ी बहस हो रही थी कि जितने भी नए कानून आ रहे हैं हिंदी में है। अब मुझे लगता है हिंदी में भी होने चाहिए, अंग्रेजी में भी होनी चाहिए, ऐसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, दोनों भाषाओं में होनी चाहिए, सभी भाषाओं में। और मुझे लगता है हमने एक कोशिश करनी चाहिए कि ये विविधता को लोगों के सामने लाए, इसलिए मैंने हर चैप्टर को एक हिंदी वर्ड भी दिया, हिंदी वर्ड भी दिया। राजदीप, इस किताब पर जो 2024 पर लिखी गई, इस किताब पर मैं थोड़ा बाद में आता हूं, और एक दिलचस्पी सबको ये जानने में है कि अमित शाह और मोदी के बीच क्या केमिस्ट्री है, क्या रिश्ता है, कि इतना कुछ उतार चढ़ाव के बाद भी दोनों एक दूसरे पर अगाध भरोसा करते हैं, इतना भरोसा करते हैं कि जेपी नड्डा पार्टी प्रेसिडेंट तो हैं, लेकिन कई बार लगता है सिर्फ रबर स्टाम्प हैं, कहने भर के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के सारे काम भी अमित शाह करते हैं, वही फैसले कर रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारियां इसके बाद इस किताब में भी है। 2019 में शायद एक चैप्टर है जोड़ी नंबर 1, उसमें बहुत सारी कहानियां, उस पर भी आऊंगा। मैं शुरू करता हूं थोड़ा 2014 से, जो 2014 की किताब में लिखी है, और उसके बाद मोदी से आपके रिश्ते पर थोड़ा इस बहाने
तान्या, मोदी की शख्सियत और अमित शाह की शख्सियत को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देश के अगर दो सबसे ताकतवर शख्स हैं तो उनकी कहानियां कम आ रही है। राजदीप, हो ये रहा है मोदी पर 100 किताबें लिख दी गई बायोग्राफी, लेकिन कहीं भी क्रिटिकल कुछ नहीं है जिससे पता चले। तो पहला वही मैंने जो शुरू में पूछा कि एक समय मोदी से बड़ा अच्छा रिश्ता, आप ही ने जिक्र किया, कभी ऐसा हुआ कि आपने कॉल किया और मोदी जी आ गए? जी बिल्कुल, देखिए जरा वो कहानी भी बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं पहली बार नरेंद्र मोदी जी को 1990 में मिलता हूँ। मोदी जी तब गुजरात में की राजनीति में सक्रिय थे, वो शायद तब बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी थे गुजरात के, और रथ यात्रा थी, और रथ यात्रा सोमनाथ से निकल रही थी। तो मैं मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो हमारे जो रेगुलर बीजेपी जो कवर करते थे वो बीमार पड़ गए, तो मुझे भेजा गया। तो वो मैं पहली बार नरेंद्र मोदी से उस दौर में मिलता हूँ। और मुझे अभी भी याद है मोदी जी की 2-3 खासियत थी जो मैंने किताब में भी लिखी थी तब। एक खासियत थी, उनके कुर्ते जो थे सफ़ेद हुआ करते थे, लेकिन बिल्कुल स्टार्च्ड, अच्छी तरह से कुर्ते, बिल्कुल फर्स्ट क्लास कुर्ते लेकर वो हमारे मीडिया के सामने आते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तब क्या था कि कई बीजेपी नेताओं के कुर्ते जो थे वो क्रम्पल्ड हुआ करते थे। लोग कहते थे यार आरएसएस प्रचारक है, झोले लेकर। मोदी जी उस तरह से नहीं थे, ऑलवेज स्मार्टली ड्रेस्ड। इतने कलर नहीं थे जितने आज उनके कुर्ते के हैं, शायद 1 या 2 व्हाइट कुर्ता या क्रीम कुर्ता पहनकर वो आते थे, वो मुझे ध्यान है। दूसरे ध्यान है, तब भी वो मीडिया पर उनकी नज़र थी। एक बार सूरत या कहीं हमारी फैक्स मशीन नहीं चल रही थी, तब फैक्स मशीन का ज़माना था, और हम डर गए कि कॉपी नहीं कैसे पहुंचाएंगे, फ़ोन से करना पड़ेगा कैसे। मोदी जी ने तुरंत यहाँ वहाँ कोई फ़ोन करके फैक्स मशीन बुलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूरी तरह से वो किस तरह, अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, लेकिन उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभालना, क्योंकि हर रात जब अडवाणी जी की रथ यात्रा खत्म होती थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, ये सब मोदी जी करते थे। तो मीडिया पर तब भी उनकी एक तरह से पकड़ थी। तो तब हमारा एक तरह से रिश्ता बन गया कि मैं यंग रिपोर्टर हूँ, 25 साल का, मेरा गुजरात के साथ भी एक नाता था। मेरे नाना जो थे वहाँ आईजी पुलिस थे गुजरात के 70 के दशक में, मोदी जी उनको जानते थे, नवनिर्माण मूवमेंट तब हुआ था गुजरात में, तो एक रिश्ता बन गया। मैं गुजराती भी थोड़ी बहुत जानता हूँ, और धीरे धीरे जैसे मोदी जी ऊपर अपने करियर में गए, मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुंबई से दिल्ली आ गया। मोदी जी भी उसी समय आए। मैंने 95 का चुनाव बहुत कवर किया, गुजरात का पहला चुनाव जहां बीजेपी जीती थी, और मोदी जी उस चुनाव में बड़े सक्रिय थे। मैंने लल्लन टॉप पर भी ये कहा था, जब जीते थे तो केशुभाई वगैरह बड़े बड़े नेता, शंकर सिंह वाघेला एक कमरे में बैठे थे, और मैं और मोदी जी बाहर बैठकर खाकरा खा रहे थे, क्योंकि वो बड़े, मोदी जी ने को दाद देनी पड़ेगी, वो जीत के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन केशुभाई और शंकर सिंह वाघेला में सत्ता की दौड़ थी, तब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मोदी जी उसके बाहर थे, मोदी जी उस दौड़ में पड़े नहीं। तो धीरे धीरे हमारे संबंध उस तरह से बने। वो दिल्ली आए, जब भी दिल्ली आते थे मिलते थे, और ही वॉज वेरी मीडिया फ्रेंडली उस जमाने में। और वो मीडिया फ्रेंडली का उदाहरण मैं आपको दूं कि 99 या 2000 की बात है, एनडीटीवी में मैं था, एक 10 बजे का शो था। उस शो में मैंने राजेश पायलट और विजय कुमार मल्होत्रा को बुलाया था। लास्ट मिनट पर 1 घंटा 1.5 घंटे पहले विजय कुमार मल्होत्रा के ऑफिस से फ़ोन आता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अब मेरे साथ को एंकर थे अर्नब गोस्वामी, अपने दोस्त। तो अर्नब गोस्वामी मुझे कहते हैं चलो यार प्रोग्राम कैंसिल करते थे, अब बीजेपी का गेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो अभी भी इस समय शायद आ जाए। तो मैंने मोदी जी को फ़ोन किया और गुजराती में कहा, मोदी जी तुम्हारी ज़रूरत है, आवे जाओ नरेंद्र भाई આવી જાઓ नरेंद्र भाई, तुम्हारी ज़रूरत है। तो नरेंद्र भाई ने, वो तब 5 अशोक रोड में रहते थे जहाँ कई आरएसएस के प्रचारक वगैरह रहते थे। तो उन्होंने कहा देखो मैं अब बहुत लेट हो गया, आपका गेस्ट कैंसिल हुआ होगा। तब भी उनका दिमाग, पहला आंसर आपका गेस्ट कैंसिल। मैंने कहा हाँ सर गेस्ट कैंसिल हुआ है, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ, लेकिन आइए ज़रूर। तो उन्होंने सोचा 10-15 सेकेंड और कहा चलो मैं आने की कोशिश करता हूँ। कैसे आएंगे? अशोक रोड में, और हमारा ऑफिस था ग्रेटर कैलाश में। मैंने सर टैक्सी ले लीजिए। तो मैंने एक बार किसी को जोक में कहा, फिर मोदी जी ने मुझे कहा पैसा कौन आपसे, वो पैसा कौन देगा टैक्सी? वो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा चलो मैं टैक्सी में आ रहा हूँ। टैक्सी में आ गए, और 10 बजे का शो था, 5 मिनट रह गए थे। मोदी जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फिर से ऑलवेज वेल अटायर्ड, अच्छे कपड़ों में, घड़ी बड़ी लेके, उनका तब एक पॉकेट कैलकुलेटर भी लेकर आते थे। तुरंत ऑलमोस्ट दौड़ते हुए, राजदीप जी आ गया, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी
1999-2000 में 1 घंटे या 1.5 घंटे के नोटिस पे भाग के स्टूडियो पहुंच रहा है। अशोक रोड से आ रहे हैं।